MSD 03 उपन्यास एवं कहानी MA प्रथम वर्ष के इस एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आइए हम बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। खंड 1 की जो इकाई 1 है, खंड 1 गोदान है, जिसकी इकाई 1 किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, भूमिका व केंद्रीय विमर्श। इसमें गोदान 1936 प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रौढ़ उपन्यास है, जिसे भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। सामंती, शोषण, औपनिवेशिक, प्रजातांत्रिक और महाजनी सभ्यता के त्रिकोण के बीच पिसते हुए भारतीय किसान की त्रासदी को होरी के माध्यम से जीवंत किया गया है। इसमें जो प्रमुख बिंदु हमें दिखेंगे वो है कि एक तो ऋणग्रस्तता का दुचक्र, होरी का संपूर्ण जीवन ऋण से ऋणम वर्धते के चक्र में बीता है। महाजनी व्यवस्था दाता दिन झिंगुरी सिंह किसान को केवल ऋण नहीं देती बल्कि उसकी आत्मा और स्वाभिमान को भी गिरवी रख लेती है। मर्यादा और गाय की लालसा, किसान के लिए गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक शुचिता और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। यही लालसा अंततः उसके विनाश का कारण बनती है। संक्रमणकालीन कृषि समाज, कृषक समाज, एक और होरी है जो पारंपरिक मर्यादावादी मूल्यों को ढो रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका पुत्र गोबर है जो शहर जाकर चेतना संपन्न श्रमिक बनता है और इस शोषणकारी व्यवस्था को चुनौती देता है। इकाई 2 में हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किसान। इसको हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोदान का रचनाकाल गांधीवादी आंदोलनों और मार्क्सवादी विचारधारा के उदय का संधिकाल है। प्रेमचंद्र गांधी जी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत से आगे बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। मुख्य बिंदु, राय साहब का चरित्र। राय साहब अमरपाल सिंह एक और राष्ट्रवादी आंदोलनों में जेल जाते हैं और काउंसिल के सदस्य बनते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी जमींदारी में किसानों का बेरहमी से शोषण करते हैं। यह कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व के विरोध पर तीखा प्रहार है। वहीं दूसरी ओर अपनी जमींदारी में किसानों का बेरहमी से शोषण करते हैं। यह कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व के अंतर्विरोधों पर तीखा प्रहार है। बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका है? मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर व मिल मालिक हैं। संपादक ओमकार नाथ और प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद्र ने तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग के दोगलेपन और आदर्शवाद के द्वंद्व को उभारा है। इकाई 3 गोदान में नारी चरित्र, नारी चेतना का विकास। प्रेमचंद्र ने गोदान में परंपरागत और आधुनिक नारी चेतना के विविध आयामों को प्रस्तुत किया है। मुख्य चरित्र धनिया, वह उपन्यास की वास्तविक रीढ़ है। होरी जहाँ भाग्यवादी और दब्बू है, वहीं धनिया जुझारू, यथार्थवादी और न्यायप्रिय है। वह सामाजिक रूढ़ियों के सामने नहीं झुकती। मालती, पाश्चात्य संस्कृति में रंगी हुई तितली के रूप में प्रवेश करती है, परंतु प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर समाज सेवा के मार्ग पर चलकर मधुमक्खी बनती है। यह नारी के आधुनिक रूपांतरण का प्रतीक है। झुनिया और सिलिया, सामाजिक जातिवाद और लैंगिक शोषण की शिकार स्त्रियां हैं। सिलिया के माध्यम से दलित नारी के दोहरे शोषण, जाति और लिंग को अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरा गया है। खंड 2 है धरती धन न अपना और सूखा बरगद। धरती धन न अपना दलित जीवन की त्रासदी के संदर्भ में है। यह जगदीश चंद्र द्वारा रचित धरती धन न अपना 1972 पंजाब के दोआबा क्षेत्र के घोरेवाहा गांव के चमारों के नारकीय जीवन पर आधारित एक यथार्थवादी आंचलिक उपन्यास है। अमानवीय शोषण काली उपन्यास का नायक है। 6 वर्ष बाद अपने गांव लौटता है ताकि सम्मान से जी सके, परंतु वह पाता है कि दलितों का न तो अपनी देह पर अधिकार है और न ही अपनी धरती पर। चौधरी हरराम सिंह जैसे सवर्ण जमींदार उसका आर्थिक और दैहिक शोषण करते हैं। नीतिवाद बनाम प्रतिरोध, बूढ़ा ज्ञानो सामाजिक रूढ़ियों को भगवान की मर्जी मान लेता है, जबकि काली इसके विरुद्ध संघर्ष करता है, परंतु अंततः पूरी व्यवस्था संगठित होकर उसे पराजित कर देती है। इकाई 5 में पढ़ना है धरती धन न अपना का चित्रांकन और आंचलिक पहलू। शिल्प और आंचलिकता, पंजाब के ग्रामीण अंचल की संस्कृति, भाषा, पंजाबी मिश्रित हिंदी, लोकगीत और मुहावरों का जीवंत प्रयोग इस उपन्यास को विशिष्ट बनाता है। गांव की गलियों की दुर्गंध, बेगार प्रथा और जातिगत बस्तियों का विभाजन,
भौगोलिक और सामाजिक मानसिक यथार्थ को पूर्ण प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करता है। अगर हम इकाई 6 की बात करें तो सूखा बरगद मध्यम वर्गीय मुस्लिम समाज की मानसिकता को बताता है। मंजूर एहतेशाम का सूखा बरगद 1986 स्वतंत्रता के बाद भारतीय मुस्लिम समाज के भीतर व्याप्त द्वंद्व, असुरक्षा और पहचान के संकट का प्राथमिक दस्तावेज है। मध्यकालीन मानसिकता उपन्यास के मुख्य पात्र सुहेल और रसीदा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त मुस्लिम युवाओं की वैचारिक कसमकस को दिखाया गया है, जो एक ओर प्रगतिशील होना चाहते हैं और दूसरी ओर धार्मिक रूढ़िवादी दबावों से घिरे पड़े हैं। विभाजन की टीस भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी केवल भौगोलिक नहीं है, उसने भारतीय मुसलमानों के मन में गहरे घाव छोड़े हैं। राष्ट्रभक्ति पर बार बार उठने वाले सवाल उनकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। इकाई 7 सूखा बरगद अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना। एक प्रश्न आएगा हमारे पास, बहुसंख्यक समाज ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दंगों के भय के कारण अल्पसंख्यक समाज में सुरक्षात्मक घेरा बनाने की प्रवृत्ति जागृत होती है। सूखा बरगद का बरगद उस पारिवारिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है जो धीरे धीरे सूख रहा है। खंड ख में हमारे पास मैला आंचल और बाणभट्ट की आत्मकथा 2 उपन्यास हैं। मैला आंचलिक उपन्यास की अवधारणा, जिसमें आंचलिकता का प्रस्थान बिंदु फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल 1954 में हिंदी का प्रथम संपूर्ण आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यहाँ अंचल पूर्णिया जिला का मेरीगंज गांव है, स्वयं नायक के रूप में उभरता है। चरित्र, कथा, भाषा और लोक संस्कृति सब कुछ अंचल से ही अनुप्राणित होते हैं। इकाई 9 में हमें पढ़ना है मैला आंचल में सामाजिक व राजनीतिक संदर्भ। राजनीतिक विखंडन उपन्यास में 1946-48 के कालखंड का यथार्थ अंकित है। स्वतंत्रता के तुरंत पहले और बाद में कांग्रेसी नेताओं का चारित्रिक पतन, सोशलिस्ट पार्टी के बालदेव का भटकाव, कम्युनिस्ट बावन दास की शहादत के माध्यम से आदर्शों की पराजय दिखाई गई है। सामाजिक स्तर पर कायस्थ राजपूत और यादव जातियों के बीच सत्ता संघर्ष और मठाधीशों मठ के भीतर का अनाचार का नग्न यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। मैला आंचल का भाषा शिल्प। भाषा का नवोन्मेष रेणु ने मैथिली मिश्रित हिंदी लोकगीत, कहावतों और ग्रामीण ध्वनियों जैसे चरखा चालू हो गया का रचनात्मक प्रयोग किया है। शिल्प की दृष्टि से यह मोज़ेक पद्धति पर आधारित है, जहाँ कोई एक केंद्रीय कथा नहीं बल्कि अनेक छोटी छोटी कथाएं मिलकर अंचल का संपूर्ण चित्र बनाती हैं। इकाई 11 हमें बाणभट्ट की आत्मकथा और भारतीय जीवन दृष्टि से परिचित कराती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हर्षवर्धन काल पर लिखा गया सांस्कृतिक उपन्यास है। यह उपन्यास उपनिषद, दर्शन, बौद्ध धर्म और तंत्र साधना के आलोक में उदात्त भारतीय जीवन को पुनर्जीवित करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा का शिल्प। यह उपन्यास आत्मकथा शैली में लिखा गया है। द्विवेदी जी ने इसे संस्कृत काव्यशास्त्र के अलंकृत और तत्सम प्रधान गद्य शैली का पुनर्सृजन किया है। इसकी भाषा अत्यंत काव्यात्मक, गंभीर और उदात्त है। बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रासंगिकता। नारी गरिमा की पुनर्स्थापना उपन्यास का मूल संदेश है। स्त्री शरीर देव मंदिर के समान पवित्र है। बाणभट्ट द्वारा निपुणिका, भट्टिनी और महामाया के प्रति दिखाया गया सम्मान आधुनिक नारी विमर्श के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह उपन्यास पुरुष वर्चस्ववादी समाज में स्त्री के आत्मगौरव की रक्षा का संदेश देता है। खंड 4 हमें कहानियाँ मिलती हैं। खंड 4, 5, 6 तीनों में कहानियाँ हैं। खंड 4 में जो कहानी है, एक तो है ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद की कहानी। यह कहानी जातिवाद और सामंतिक क्रूरता पर करारा प्रहार है। बीमार जोखू के लिए गंदा पानी पीने की मजबूरी और उसकी पत्नी गंगी द्वारा ठाकुर के कुएं से पानी चुराने का दुस्साहस, दलितों के बुनियादी अधिकारों से वंचना की करुण गाथा है। गंगी का घड़ा टूटना दलित चेतना की व्यवस्था का चरम बिंदु है। अगली कहानी है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की। यह एक ऐतिहासिक रोमांटिक कहानी है जो व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र कर्तव्य के द्वंद्व पर आधारित है। मधुलिका अपने राष्ट्र
कौशल की रक्षा के लिए अपने प्रेमी अरुण के देशद्रोह के षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है, परंतु अंत में अपने प्रेमी के साथ स्वयं भी मृत्युदंड मांगकर प्रेम और कर्तव्य दोनों की सर्वोच्च मर्यादा रखती है। अगली कहानी है कुत्ते की पूंछ यशपाल की। मार्क्सवादी कथाकार यशपाल की एक तीखी व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें मध्यवर्गीय पूंजीवादी मानसिकता और रूढ़िवादिता पर प्रहार किया गया है। मनुष्य की प्रवृत्तियां और सामाजिक कुरीतियां कितनी भी सुधारने की कोशिश की जाए, कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी ही रहती हैं। इस कहानी का मूल व्यंग्य है। पाजेब जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार बाल मनोविज्ञान के कुशल चितेरे हैं। पाजेब कहानी में बालक आशुतोष पर पाजेब चुराने का झूठा संदेह किया जाता है। बड़ों के मानसिक दबाव और जिरह के कारण बच्चा न चाहते हुए भी झूठ स्वीकार कर लेता है। यह कहानी बाल मन के दमन और वयस्क मानसिकता के क्रूर यथार्थ को उजागर करती है। अगली कहानी है रोज या गैंग्रीन आगे की कहानी। नई कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली यह एक युगांतरकारी कहानी है। मुख्य पात्र मालती के माध्यम से मध्यम वर्गीय विवाहित स्त्री के जीवन की एक रास्ता ऊब अजनबीपन और यांत्रिकता को दर्शाया गया है। गैंग्रीन जैसे रोग में अंग काटना पड़ता है, वैसे ही मालती का जीवन भी रोजमर्रा की नीरसता से सड़ रहा है। अगली कहानी है पिता ज्ञानरंजन, लेखक हैं। कहानी आंदोलन की यह महत्वपूर्ण रचना दो पीढ़ियों के बीच के जेनरेशन गैप और बदलते जीवन मूल्यों को दर्शाती है। आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त घर में पिता अपनी पुरानी आदतों और सादगी के साथ जीते हैं। वे नए मध्य वर्गीय दिखावे में फिट नहीं हो पाते, जिससे एक मूक तनाव पैदा होता है। अगली कहानी है तिरछ, लेखक उदय प्रकाश। यह कहानी उत्तर आधुनिक मानवीय महानगरीय व्यवस्था की क्रूरता और संवेदनहीनता की जादुई यथार्थवादी चित्रण है। तिरछ केवल एक विषैला जीव नहीं है, बल्कि यह आधुनिक प्रशासनिक, पुलिसिया और महानगरीय व्यवस्था की हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है, जो सीधे साधे ग्रामीण पिता को निगल जाती है। त्रिशंकु मन्नू भंडारी की कहानी। मन्नू भंडारी ने इस कहानी में आधुनिक बनते माता पिता के खोखलेपन को उजागर किया है। तनु की माँ ऊपरी तौर पर प्रगतिशील है, परंतु जब तनु वास्तव में लड़के के करीब आती है तो माँ के भीतर रूढ़िवादी संस्कार जाग जाता है। इस प्रकार युवा पीढ़ी त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाती है। अगली कहानी है चीफ की दावत, लेखक हैं भीष्म साहनी। यह मध्य वर्गीय अवसरवादिता और संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग्य है। श्यामनाथ अपने विदेशी चीफ को खुश करने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को एक फालतू वस्तु की तरह छुपाने का प्रयास करता है। अंत में वही माँ चीफ के आकर्षण का केंद्र फुलकारी के कारण बनती है। कहानी पुत्र की स्वार्थपरता और माँ के असीम वात्सल्य के अंदर विरोध को दिखाती है। कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। यह कहानी अंधविश्वास, रूढ़ियों और मानवीय संवेदना के संघर्ष की कहानी है। बाढ़ आने पर गांव वाले एक असहाय मल्लाह स्त्री और उसके बच्चे की बलि कर्मनाशा नदी में फेंकना चाहते हैं, परंतु भैरव पांडे अपनी प्रगतिशील मानवीय चेतना के बल पर समाज के सामने खड़े होते हैं। यह रूढ़ियों पर मानवता की जीत है। इस कड़ी में अगली कहानी 21-24 के भोला राम का जीव, लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये एक व्यंग रचना है। परसाई जी की यह कालजयी व्यंग रचना सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और घूसखोरी पर करारा प्रहार है। भोला राम का जीव स्वर्ग न जाकर अपनी पेंशन के फाइल में अटका रहता है। यह दिखाता है कि एक आम आदमी के लिए जीवित रहते हुए भी नहीं, मरने के बाद भी तंत्र कितना क्रूर है। एक दिन का मेहमान, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानियों की विशेषता अकेलेपन और टूटने के एहसास की अभिव्यक्ति है। इस कहानी में बिखरते हुए दाम्पत्य संबंधों और पारिवारिक बिखराव के बीच एक बच्चे की मानसिक स्थिति और संबंधों के बीच अजनबीपन को अत्यंत सूक्ष्म भावुकता के साथ उकेरा गया है। सिक्का बदल गया, कृष्ण श्रोपति की कहानी। देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है। साहनी, जो पूरे गांव की स्वामिनी थे, विभाजन के कारण रातों रात पराई हो जाती है। सिक्का बदल गया का अर्थ है सत्ता और मानवीय मूल्यों का बदल जाना। मानवीय संबंधों पर राजनीति और नफरत की विजय की यह दुखद दास्तान है। 21-27 यह अंत नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी है।
प्रमुख दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कहानी सदियों से चले आ रहे जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ दलित समाज के बढ़ते प्रतिरोध और चेतना की कहानी है। यह स्थापित करती है कि शोषण के विरुद्ध संघर्ष अनवरत है। यह अंत नहीं है, यह एक नई सुबह की शुरुआत है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, इसको हमने एक नज़र में पूरा देख लिया और साथ में हमने कहानियों और उनके लेखकों को याद कर लिया, जो कि हमें प्रश्न लिखने में ज़रूर हेल्प होगी।